हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 4 आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम की बात जिसमें हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक आप लोगों ने इसमें पढ़ लिए हैं, रिवीजन कर रहे हैं चूंकि हम, तो बहुत अच्छे से टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम स्टार्ट क्या था एटम से, कि परमाणु क्या होता है, वही जिसको मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, संरचनात्मक इकाई जिसे आप कहते हैं परमाणु की। इसके अतिरिक्त आपने कैथोड एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की बात की थी, कैनाल या एनोड एक्सपेरिमेंट में आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कुछ मॉडल्स के बारे में बात की थी, जिसमें थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा। इसके अलावा हमने यहाँ पर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, क्योंकि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में हमें कुछ कमियां दिखाई देती हैं। तो रदरफोर्ड का मॉडल, उसका एक्सपेरिमेंट, वो हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर स्टडी किया। बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस उन्हें मिले इस एक्सपेरिमेंट में, जिनके बेसिस पर उन्होंने कंक्लूजन निकाले और देन अपना एटॉमिक मॉडल अपना प्रस्तुत किया, ठीक है ना। देन कुछ ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी यहाँ पर। और उसके बाद हमने बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, जो कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जितनी भी कमियां थी उनको दूर करता है यहाँ पर, ठीक है ना बेसिकली। चलिए, लास्ट सेशन में हमने ऑर्बिट्स के बारे में बात की थी, ऑर्बिट आपकी क्या होती है। तो ऑर्बिट क्या था आपका, जो भी आप एनर्जी शेल्स की बात कर रहे हैं जिनमें आपका इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, उन्हीं को ऑर्बिट्स यहाँ पर नाम दिया गया, ठीक है ना। तो कोई भी, जब आप एनर्जी शेल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से फिल किया जाएगा शेल्स में, तो पहले आपकी लोअर एनर्जी की शेल को फिल किया जाएगा, देन आपकी हायर एनर्जी में की शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी पहली शेल जब कंप्लीटली फिल हो जाएगी, पूर्ण रूप से भर जाएगी, तब आप दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, या फिर क्या कहते हैं, तब इलेक्ट्रॉन आपका भेजेंगे कैसे, वो तो खुद ही जाएगा। खुद इलेक्ट्रॉन तब उसमें जाएंगे जब पहली शेल आपकी कंप्लीटली फिल हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने 2n² के फॉर्मूले के थ्रू समझा था कि किस प्रकार से कोशों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। 2n² में n जहां आपको एनर्जी शेल का नंबर बता रहा है कि कौन से नंबर की वो एनर्जी शेल है, ऊर्जा कोश है या ऊर्जा स्तर है, उसके आधार पर आप फिर किसी पर्टिकुलर शेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं उस शेल में, ये हम वहां पर कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है ना। तो आपने बोला था के वाली जो शेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद एल में आपके 8 आ सकते हैं। एम वाली जो थर्ड शेल होगी उसमें 18 आ सकते हैं। और फोर्थ जो आपकी शेल है उसमें आपके मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, यहाँ पर 32 आ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। और इसके अतिरिक्त, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन पहले ही वाली शेल जब कंप्लीटली फिल हो जाएगी तब आपकी दूसरी शेल में जाएगी, यानी निम्न ऊर्जा स्तर या निम्न ऊर्जा का जो कोश है वो जब पूर्ण रूप से भर जाएगा इलेक्ट्रॉनों से, जितने उसमें आ सकते हैं, उसके बाद आपका जो उससे हाइयर एनर्जी का, उससे उच्च ऊर्जा का जो कोश होगा, उससे उच्च ऊर्जा की जो कोश होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, देन हमने वैलेंसी की बात की थी, वैलेंसी जिसको कि क्या कहा जाता है, आपकी संयोजकता भी कहा जाता है, ठीक है। संयोजकता क्या होती है, तो जब हम किसी भी परमाणु की बात करते हैं, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ऑर्बिट्स में है या फिर आपके एनर्जी शेल्स में है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का एक क्रम है भरने का, या आप कह रहे हो कि एक पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं, जहां पर आपने बोला 2n² के फॉर्मूले से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है ना। तो 2n² के फॉर्मूले से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो कोई ना कोई, जब आप शेल बना रहे हैं उसकी, सपोज एक शेल है, 2 शेल है, 3 शेल है, कितनी भी शेल है, तो कोई ना कोई उसकी बाह्यतम शेल होगी, सबसे बाहर की जो उसकी कोश होगी, उस आउटर मोस्ट शेल या उस बाह्यतम कोश को आपका क्या कहा जाता है, संयोजी कोश कहा जाता है। जैसे मैं हाइड्रोजन के परमाणु की बात करूं, ये हाइड्रोजन है, इसमें आपका एक ही कोश होती है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन आपका पहली कोश में जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए तो बाह्यतम कोश यही हो गई, ठीक है। तो ये पहली कोश यानी कि के कोश, तो के इसकी क्या है, वैलेंस शेल होगी। क्या होगी बच्चे, वैलेंस शेल,
ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, इसके लिए संयोजी कोश कहेंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग सोडियम का। ये सोडियम है, इसकी पहली जो कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। दूसरी कोश एल, पहली कोश के जिसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड है, के आपकी कंप्लीटली फिल्ड है। ये भी आपकी कंप्लीटली फिल्ड है, एल वाली, इसमें आपके मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है। तो ये एल वाली शेल है जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, यानी उदासीन अवस्था में उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 11 ही होगी। तो 2 ही हो गए, 8 हो गए 10, अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो इस वाली कोश में चला जाता है, एम वाली कोश में, ठीक है। तो अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम की जो बाह्यतम कोश है वो कौन सी है, तीसरी वाली कोश है। जो सबसे बाहर की कोश है वो उसकी एम कोश है। तो एम कोश को उसके लिए क्या कहा जाएगा, संयोजी कोश कहा जाएगा, ठीक है। एम कोश क्या है, इसकी संयोजी कोश है, वैलेंस शेल है। और इस संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी कोश में पाने वाले इलेक्ट्रॉन, पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और किसी भी परमाणु की दूसरे परमाणु से जो संयोजन की क्षमता है, ठीक है ना, यानी वो किस प्रकार से उससे जुड़ रहा है और अपनी वैलेंसी को पूरा कर रहा है, ठीक है ना, किस प्रकार से जुड़ करके बंध बना रहा है और कितने परमाणुओं से जुड़ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हो रही है, ये सब क्या बताता है, उसकी संयोजकता को बताता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बात करते हैं संयोजी कोश की और संयोजकता की, ठीक है ना। The electrons present in the outermost shell of an atom are known as the valence electron. क्या बताया था मैंने आपको, मैंने कहा था कि जो वैलेंस शेल में यानी कि आपके संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और संयोजी कोश कौन सी है, आपकी बाह्यतम कोश है, ठीक है ना। बाह्यतम कोश संयोजी कोश है और संयोजी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बस यही आपको बताना है। बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। देन हम बात करते हैं संयोजकता क्या है। तो संयोजकता है आपकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी आपकी, ठीक है, यानी जो भी संयोजन क्षमता है यहाँ पर किसी भी परमाणु की, उसको कहा जाता है उसकी वैलेंसी यानी कि संयोजकता। और संयोजन क्षमता क्या है, जिससे वो किसी अन्य तत्व के किसी परमाणु से या सेम एलिमेंट के किसी परमाणु से जुड़ता है, वही उसकी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम or their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different elements is known as valency of the atom, ठीक है ना। किसी भी एटम की यानी कि आप क्या कहेंगे, किसी परमाणु की संयोजन क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। ओके, देन
atoms of elements having a completely filled outermost shell show little chemical activity, ठीक है ना, यानी रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते, निष्क्रिय हो जाते हैं, या आप क्या कहेंगे, कम सक्रिय होते हैं। कौन? जो भी आपके ऐसे परमाणु हैं जिनमें कि बाह्यतम कोश में आपके इलेक्ट्रॉन कम, आप कहेंगे कि बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ठीक है ना, जिनमें भी पूरे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, अष्टक पूरा कंप्लीट है जिनका, उनको जरूरत नहीं है किसी से बंध बनाने की, किसी से अभिक्रिया करने की। तो वो कैसे होते हैं? उनकी केमिकल एक्टिविटी लिटिल यहाँ पर बताई गई है, यानी कि वो बहुत कम अभिक्रिया करते हैं, कम अभिक्रियाशील यहाँ पर होते हैं। ओके, तो वही आपको बताना है। आप लिखेंगे ऐसे परमाणु जिनके बाह्यतम कोश पूर्ण भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप से कम सक्रिय होते हैं। ओके, चलिए, देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0, ठीक है ना, इनकी संयोजकता शून्य होती है। ठीक, for example, we know that the number of electron in outermost shell of hydrogen is 1 and in the magnesium it is 2, ठीक है ना, आपका हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, और Mg मैग्नीशियम की बात करेंगे तो उसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इससे क्या समझ आता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। Therefore, the valency of hydrogen is 1 as it can easily lose 1 electron and become stable. On the other hand, that of magnesium is 2 as it can lose 2 electrons easily and also attain stability. ठीक है ना, कोई भी जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है, वो क्यों कर रहा है ऐसे? क्योंकि उसको स्टेबिलिटी को प्राप्त करना है। स्टेबिलिटी कब आएगी? जब उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी कि अष्टक के नियम के अनुसार उसकी जो बाह्यतम कोश है उसमें या तो 8 इलेक्ट्रॉन या फिर जो भी उसके निकटतम अक्रिय गैस है उसके समान उनको विन्यास प्राप्त करना होता है। अब अक्रिय गैसें कौन सी है? अक्रिय गैसें वही आपके तत्व हैं जिनमें आपने बोला कि उनके बाह्यतम कोश में पूर्ण भरे, बाह्यतम कोश जो है वो पूर्ण भरे हुए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन उनमें हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो किसी से अभिक्रिया नहीं कर रहे। हमने यहाँ पर बताया था ना आपको कि वो रासायनिक रूप से कम सक्रिय होंगे, तो इसीलिए उनको क्या कहा जा रहा है, निष्क्रिय अक्रिय कहा जा रहा है। तो वो अक्रिय गैसों के समान विन्यास प्राप्त करना होता है, यानी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो उसके निकटतम है हीलियम, तो हीलियम के समान विन्यास प्राप्त करना है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान देना होता है। तो इसीलिए जो वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? उस स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए जो कि अक्रिय गैसों या निष्क्रिय गैसों के पास है, ठीक है। तो इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, वैलेंसी के बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो भी किसी भी परमाणु में, एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हम लोग एटॉमिक नंबर के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने क्या बोला, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं किसी भी एटम में, वही क्या है, उसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु का क्रमांक हो। ठीक है, चलिए एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक की बात हो रही है। The number of protons found in the nucleus of an atom is termed as the atomic number. It is denoted by the letter Z. Okay, क्या कहा जा रहा है, किसी भी परमाणु के नाभिक में जो कुल प्रोटॉनों की संख्या है वो उस पूरे परमाणु की क्या है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या उसे कहा जाता है। ओके, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन को मैं P पॉजिटिव से लिख रही हूँ, कुल प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे जेड से निरूपित करते हैं। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज मास नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। ओके, मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या जिसको कहा जा रहा है, और कैसे किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो मास नंबर क्या है, मास नंबर या द्रव्यमान संख्या होता है, जहां आपने बोला था परमाणु के मॉडल में आपने पढ़ा कि पूरे परमाणु का द्रव्यमान यानी नाभिक का द्रव्यमान, और नाभिक में क्या क्या है, नाभिक में आपका प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, यानी नाभिक के का जो द्रव्यमान है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है, सिर्फ वही परमाणु के द्रव्यमान में योगदान दे रही। तो आप क्या कर देंगे, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का टोटल कर देंगे तो वो हो जाएगा पूरे परमाणु की द्रव्यमान संख्या। ठीक है, या परमाणु का द्रव्यमान भी आप इसे सामान्य भाषा में कहते हैं। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, सो द मास नंबर इज द टोटल ऑफ दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। यही कहा जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इसलिए जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका अगर हम टोटल निकाल दें, टोटल उनकी संख्या का निकाल दें, तो वो क्या हो जाता है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या हो जाता है। ओके, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, अतः परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का की संख्या का कुल योग होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से, फिर रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझाऊंगी कि कोई भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है। परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है उसका निरूपण ए के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, ए। रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि कैसे एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमें मैग्नीशियम का एटम आपको दिखाया गया है, Mg मैग्नीशियम का सिंबल होता है। तो यहाँ पर लिखा कैसे जाता है, सिंबल लिखते हैं एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का सिंबल आएगा क्योंकि उसके एटम की हम बात कर रहे हैं, और जो यहाँ नीचे लिखा जाता है वो होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, आप इसको x z a के रूप में भी निरूपित करते हैं, जहां z क्या है, उसका परमाणु का क्रमांक है, और a क्या है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु का द्रव्यमान जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो यहाँ लिखे जाएंगे, और ठीक सिंबल के ऊपर आपका क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर मास नंबर लिखा जाएगा, जो कि आपका है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
ओके, तो इस तरह से आप क्या बताते हैं, किसी भी एटम को बताते हैं, और सिर्फ इतना अगर आपको मिल गया है तो ये आपको समझा देगा इस एटम में इतने आपके प्रोटॉन हैं और ये क्या है, टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आपको पता चल जाएंगे कितने, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता होता है कि मैं बार बार एक लाइन बोलती हूँ, उदासीन अवस्था में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर सिर्फ मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम के परमाणु की बात कर रहे हैं उदासीन अवस्था में, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 12 ही होंगे। ओके, तो इस तरह से हम इसकी बात करते हैं, एटम की बात करते हैं। चलिए, तो क्या क्या चीजें हमें समझ आती हैं, परमाणु का क्रमांक, ठीक है, या परमाणु का क्रमांक या परमाणु क्रमांक आप लिख सकते हैं, बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। और जो कि है आपका Z, इसको मैं मान लूं P+, ठीक है। तो उदासीन अवस्था में जब परमाणु ने ना किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है ना किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर Z, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, या परमाणु का द्रव्यमान भी आप इसके लिए कहीं कहीं यूज करते हैं वर्ड। द्रव्यमान संख्या, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या है, यहां पर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका द्रव्यमान संख्या हो गया। अब हमें निकालना हो केवल प्रोटॉनों की संख्या, तो आप कैसे निकाल लेंगे, प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या का निरूपण A द्वारा किया जाता है, A माइनस N की संख्या, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, A माइनस P पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, क्लियर। तो इस तरह से आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, एक नंबर क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई एक एटम है, कोई एक परमाणु है जिसमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने प्रोटॉन हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या बताइए, और या फिर उसका द्रव्यमान संख्या दे दिया जाएगा, ठीक है। उससे आपको प्रोटॉनों की संख्या दे दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, बता दिया है, उदासीन है परमाणु। आवेशित परमाणु आपको दिया जा सकता है। आवेशित परमाणु से क्या समझेंगे, अगर कोई परमाणु है सपोज A और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, A+ है, ठीक है, इसमें आपको बता दिया गया है कि द्रव्यमान संख्या दी गई है और आपका क्या दिया गया है, वहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे सबसे पहले, सपोज इसमें निकालना है आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करनी है। दिया क्या क्या है आपको, A की वैल्यू दी गई है, यानी कि द्रव्यमान संख्या बता दी गई है, सपोज X है, और N की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दिए सपोज Y, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालेंगे, यानी P पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X माइनस वाई, यही होगा ना। जो आपके पास द्रव्यमान संख्या है, उस द्रव्यमान संख्या में से आप न्यूट्रॉनों की संख्या को माइनस कर देते, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या मिल जाएगा। नाउ वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है जब परमाणु आपका कैसा है, उदासीन, ठीक है ना। तो उदासीन परमाणु में P पॉजिटिव इज इक्वल टू E नेगेटिव, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होंगे। लेकिन ये तो कैसा है, आवेशित परमाणु है, तो यानी उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, E माइनस की बात कर रहे हैं तो वो भी X माइनस वाई होंगे। लेकिन अगर इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसने क्या किया है, X माइनस वाई जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से इसने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया है।
तो अगर इस परमाणु के लिए हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, यानी इसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें से आप एक हटा देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इस आवेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं किसी भी परमाणु के लिए, किसी आवेशित परमाणु के लिए। सपोज यहाँ पर निगेटिव में आवेश होता, ठीक है, नेगेटिव आयन होता है ये आपका, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें ऐड करोगे। जो उदासीन अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन है उनमें आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो वो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका बता देगा। ठीक है ना। तो जल्दी से इनको नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए, अब हमारे पास है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है ना, यानी समस्थानिक और समभारिक। ठीक है, समस्थानिक क्या होता है, जहां पर आपका परमाणु का क्रमांक समान होता है परमाणुओं के मध्य, किन्हीं भी दो को कंपेयर कर रहे हो, तीन को कंपेयर कर रहे हो, उन सभी का परमाणु क्रमांक समान होगा, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कैसी होगी, अलग अलग होगी। Isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number, that is number of protons, but different mass number, number of protons plus neutron। ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है, समस्थानिक उनको कहा जाता है, आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक लिखेंगे आप। ठीक है, तो समस्थान, स्थान किसके लिए आ रहा है, परमाणु का क्रमांक। ठीक है ना। तो समान है परमाणु का क्रमांक, ये एक ही तत्व के परमाणु होंगे जिनमें, एक ही तत्व के परमाणु जिनमें परमाणु का क्रमांक समान होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन समान होंगे, लेकिन परमाणु का जो द्रव्यमान है या द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होगी। इसको कहा जाता है समस्थानिक। दूसरा है आपका समभारिक यानी कि आइसोबार। ठीक, इसके विपरीत समभारिक यानी भार समान है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु का भार जिसे आप कह रहे हैं वो समान है, लेकिन परमाणु का क्रमांक कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। सो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स व्हिच हैव द सेम मास नंबर। ओके ना, अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु का क्रमांक अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है उनकी वो सेम है, समान है, उसी को क्या कहा जाता है, आपका आइसोबार्स यानी कि समभारिक कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एंड आर्गन बोथ हैव द सेम मास नंबर 40। ओके, जहां पर आपका कैल्शियम और आर्गन की बात की जा रही है, 40 दोनों का द्रव्यमान संख्या है, और ऊपर आइसोटोप्स में इन द केस ऑफ हाइड्रोजन वहां 1h1 1h2 1h3 की बात आप लोग करते हैं। ठीक है ना। तो आज के सेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की, वैलेंसी को हमने डिटेल में समझा यहाँ पर। इसके अतिरिक्त आपने बात की यहाँ पर परमाणु का क्रमांक, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, निरूपण किस प्रकार से किया जाता है किसी परमाणु का, आइसोटोप्स, आइसोबार, यहाँ तक आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना। आने वाले सेशन में हम मास नंबर ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट्स ये कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग यहाँ पर करेंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर करना होगा, और बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।